नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और आपको पता है कि पिछले वीडियो तक हमने 28 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा चूंकि इस रविवार को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी, तो उस सेक्शन को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर क्या हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा था कि वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है। ठीक, तो वर्ष 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है प्रथम नाम की एक संस्था को। ठीक, पिछले वीडियो में हमने देखा था इसके बारे में कि हाल ही में एक नागरिक सामाजिक संगठन प्रथम को वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, प्रथम जो है वो भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है। ठीक है, यानी ये जो संगठन है वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। अगला प्रश्न आपको पूछा था कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसके बारे में भी हमने देखा था पिछली वीडियो में, प्रकाश पादुकोण जी के बारे में। विश्व प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहां से आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न था ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। इसके बारे में भी हमने देखा था, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था, है ना, 26 नवंबर के दिन। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, वर्ष 2014 में 26 नवंबर के दिन भारतीय डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार यह दिवस मनाने की पहल की थी। ठीक, तो इसका याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को क्या नाम दिया है। तो इसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ठीक, तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताया था कि कैसे इसका नामकरण म्यू के बाद सीधे क्या कर दिया गया है? ओमिक्रॉन कर दिया गया है। बीच के 2 अंकों को छोड़ दिया गया है, 2 चिन्हों को प्रयोग नहीं किया गया है। इसको भी हमने देखा था। अगला क्वेश्चन था बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। छत्तीसगढ़ का स्थान हमने इसमें देखा था, है ना। छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 7वां। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें सबसे कम गरीबी वाला जो राज्य है वो कौन है? केरल। और सबसे ज्यादा गरीबी जिस राज्य में है वो है बिहार, और छत्तीसगढ़ का स्थान है इसमें 7वां। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाता? आपको किसके बारे में पूछा है? छत्तीसगढ़ के बारे में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती आयोजित किया जाता है, कौन कौन से देशों के बीच इसे आयोजित किया जाता है, यह आपका प्रश्न था। तो इसका आंसर भी हमने देखा था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया है। तो याद रखिएगा भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये आपका सही आंसर हो जाता। ठीक, चलिए आज का पहला टॉपिक चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है। चर्चित व्यक्तित्व में है पराग अग्रवाल। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसके CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं पराग अग्रवाल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि भारत के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ
पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्जी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल दुनिया की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख का पद संभालने वाले भारतीय मूल के सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला की सूची में शामिल हो गए हैं। आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, ठीक है, वहां से सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला ये गूगल में है और ये है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक, इन कंपनियों में, ये विश्व स्तरीय कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनके सीईओ जो है वो भारतीय हैं। तो याद रखिएगा, सुंदर पिचाई सत्या नाडेला के बाद पराग अग्रवाल जो है ये ट्विटर के क्या बन गए हैं, सीईओ बन गए हैं। ठीक, सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट के और सत्या नाडेला गूगल के। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, देखिए चेरी ब्लॉसम का नाम सुनते ही आपको पता चलता होगा शीत ऋतु में होने वाली जो फुहार आती है, जो बारिश होती है, उसमें एक विशेष प्रकार का फूल जो है वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में खिलता है। उस फूल का नाम है क्या, चेरी ब्लॉसम। देखिए ऐसा दिखता है चेरी ब्लॉसम। ठीक, और इसी अवधि में मनाया जाता है हमारे देश में क्या, चेरी ब्लॉसम महोत्सव। हमारे यहां एक राज्य है मेघालय जहां पर यह आयोजित किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस महोत्सव के बारे में कि मेघालय का प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल प्रतिवर्ष नवंबर माह में शिलोंग मेघालय में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ राज्य होते हैं जहां पर विशेष प्रकार के त्योहार जो है वो आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये कहां मनाया जाता है, मेघालय में। इस फेस्टिवल के दौरान लाइव संगीत और अन्य गतिविधियां जैसे पेजेंट, नृत्य प्रतियोगिताएं, व्यंजन, कला एवं शिल्प आदि के माध्यम से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई कलाकार शामिल होते हैं। चेरी ब्लॉसम जीनस प्रूनस वृक्ष का फूल है जिसे जापानी चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम जो है ये बेसिकली है एक फूल का नाम। ठीक, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 25 से 27 नवंबर 2021। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये चेरी ब्लॉसम का फूल है। ठीक है, ये टहनी है चेरी ब्लॉसम की और इस पे फूल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सजाया जाता है। देखिए ये चेरी ब्लॉसम के पौधे हैं, इस पर सजाया गया है इनको। ठीक, और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं और इस प्रकार के कार्यक्रम जो है इसके दौरान आयोजित होते हैं। ये मेघालय का सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक, लोक नृत्य है ये वहां का। तो याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया जाता है कहां पर, मेघालय में। ठीक है, और चेरी ब्लॉसम क्या होता है, तो चेरी ब्लॉसम का मूल अर्थ तो होता है बारिश जो शीत ऋतु में होती है, लेकिन इस अवधि में जो फूल खिलते हैं उनको भी चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये बताता है कि किस शहर में रहना कितना महंगा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यहां पर आप लोगो देख पा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यह रिपोर्ट विभिन्न शहरों में रहने के संकेतकों के लागत की तुलना करता है, यानी किस शहर में रहने में कितनी लागत आएगी, कौन सा शहर कितना महंगा है। हम आपस में बात करते हैं तो इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करते हैं ना कि ये शहर इतना महंगा है, वो शहर इतना महंगा है। तो ये जो महंगाई है उसकी तुलना इस रिपोर्ट के द्वारा की जाती है। दुनिया का सबसे महंगा शहर इसमें बताया गया है तेल अवीव को। तेल अवीव आपको पता होगा अभी काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है, इजराइल की राजधानी है तेल अवीव। ठीक, दूसरा स्थान है सिंगापुर और पेरिस का संयुक्त रूप से पेरिस और सिंगापुर जो है ये महंगे स्थानों में विद्यमान है दूसरे नंबर पर। सबसे सस्ता शहर है सीरिया की राजधानी दमिश्क, और भारत का जो अहमदाबाद है वो शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों की सूची में शामिल है। तो याद रखिएगा सबसे सस्ते जो शहर है उसमें अहमदाबाद जो है वो शीर्ष 10 में शामिल है। ठीक, महंगे में नहीं, सस्ते शहरों में।
चलिए अगला टॉपिक है नर्मदा शिल्प जम्मू कश्मीर। ठीक, यहां से नर्मदा है, ये याद रखिएगा, नर्मदा मत पढ़िएगा इसको। ठीक है, नर्मदा का नाम सुनते ही फिर आपको मध्य प्रदेश की याद आएगी, है ना, क्योंकि नर्मदा नदी वहां से बहती है। ठीक, तो ये नर्मदा नहीं है, नर्मदा है। ठीक, नर्मदा शिल्प जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों ये चर्चा में है। तो सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। तो याद रखिएगा, नर्मदा जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर में उत्पादित होने वाले कालीनों के लिए प्रयोग होता है। कालीन आपको पता होगा, जमीन में आप इस प्रकार से बिछाते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से दिखाता हूं आपको। ये देखिए अलग अलग प्रकार के कालीन, 4 अलग अलग प्रकार के कालीन है यहां पर, है ना, ये नर्मदा शिल्प के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके उत्पादन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अभी हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक, नर्मदा परियोजना से श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बड़गाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नर्मदा समूहों के 2250 लोगों को लाभ मिलेगा। यह लाभान्वितों की संख्या है। नर्मदा सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा होता है। गलीचा मतलब जो बिछाया जाए जमीन पे। ठीक है, तो ये किससे बनाया जाता है? याद रखिएगा, भेड़ के ऊन से बनाया जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। कौन है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में? अंजू बाबी जॉर्ज। आपको पता होगा हमारे भारत से लॉन्ग जंप की एक खिलाड़ी रही है, एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण नाम है इनका। क्यों प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बाबी जॉर्ज को देश में खेल को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एथलीट निकाय वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो अभी हाल ही में अंजू बाबी जॉर्ज जी को सम्मानित किया गया है वीमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से। किस संस्था के द्वारा? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। ठीक, 44 वर्षीय अंजू बाबी जॉर्ज वर्ष 2003 के संस्करण में लंबी कूद के कांस्य के साथ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। लंबी कूद में अभी तक किसी ने पदक जीता है तो वो है अंजू बाबी जॉर्ज। क्लियर? यह पुरस्कार उन महिलाओं को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक, तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा अंजू बाबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। किससे? वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से है, गीता गोपीनाथ। आपको पता होगा कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में यह कार्यरत थी। अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन उसके बाद इनकी अभी हाल ही में पदस्थापना पुनः कर दी गई है आईएमएफ के अंतर्गत। किस पद पर? आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ जल्द ही संगठन की पहली उप प्रबंधक निदेशक, ठीक है, उप प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी। नई नियुक्ति में गीता गोपीनाथ निगरानी और संबंधित नीतियों का नेतृत्व करेंगी तथा अनुसंधान एवं प्रमुख प्रकाशनों का देखरेख करेंगी। ठीक, तो याद रखिएगा उप प्रबंधक निदेशक के पद पर अब ये कार्य करेंगी। विदित हो कि गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल रहा है तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आईएमएफ को ही बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थी। ठीक, तो अगर पूछेगा कि आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन, तो गीता गोपीनाथ। ठीक, और गीता गोपीनाथ का क्रम क्या है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में?
ठीक है, भारतीय में अगर बात करें तो इनका क्रम क्या है, दूसरा है, सेकंड। पहले कौन थे, रघुराम राजन। वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, कुल में अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल था 11वां, ठीक है, या यूं बोला जाए कि इनका क्रम क्या था, 11वां था। अगर भारतीयों की बात करें कि कौन से नंबर की भारतीय थी जिन्होंने ये पदभार संभाला था, तो दूसरे। और महिला की अगर बात करें, और भारतीय महिला की बात नहीं, सभी में अगर महिला की बात करें तो उसमें भी स्थान क्या था, पहला था। तो इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ क्या है। देखिए, आईएमएफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। ठीक, आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था, और उसके बाद जो भी देश, पता है अब युद्ध के बाद किसी का भला तो होता नहीं, तो इस युद्ध के बाद जो विभीषिका हुई थी देशों में, उन देशों को पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए दो बैंकों की स्थापना की गई थी। एक का नाम था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से हम जिसको जानते हैं, और दूसरा है आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, इन दोनों की स्थापना साथ में की गई है। इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी। ठीक है, देखिए सभी देशों ने आपस में मिलकर के मीटिंग किया और यह निर्णय लिया कि एक ऐसे बैंक का निर्माण होना चाहिए जो देशों को पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करे। ठीक, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था, ये दोनों बैंकों का, एक विश्व बैंक का और एक आईएमएफ का। इसीलिए ये दोनों, चूंकि इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ, या ये दोनों जो है वो एक साथ बने, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड जुड़वा संस्थाएं कौन है, तो ये विश्व बैंक और आईएमएफ। वर्ष 1945 में स्थापित आईएमएफ विश्व के 190 देशों द्वारा शासित हैं, यानी कि इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 190 हैं, तथा यह अपने निर्णयों के लिए इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। भारत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में शामिल हुआ था, यानी भारत कब मेंबर बना, तो 27 दिसंबर 1945 को। इसके बाद आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, और यही करने के लिए जो आईएमएफ है वो देशों को लोन देता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि आईएमएफ के द्वारा फलाना देश ने लोन लिया, हमें भी आवश्यकता पड़ी थी तो हमने भी लिया था। ठीक, तो इस प्रकार से जब किसी देश को पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, तब वहां पर आईएमएफ जो है वो उनको लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो ये है आईएमएफ। और इस टॉपिक को याद रखिएगा कि अब हाल ही में गीता गोपीनाथ जी जो हैं, इनको उप प्रबंध निदेशक का पद दिया गया है आईएमएफ के अंतर्गत, और ये पहली होंगी, है ना, ये भी याद रखना, पहली उप प्रबंध निदेशक होंगी। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण शब्द सुनते ही आपके दिमाग में गौतम बुद्ध की छवि आती होगी, गौतम बुद्ध का चित्र आता होगा, क्योंकि जब उन्होंने शरीर त्याग किया था उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, दो शब्द होते हैं, याद रखिएगा बौद्ध धर्म में, एक निर्वाण शब्द होता है और एक शब्द होता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, ठीक, और महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है शरीर के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक, तो अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। किसकी पुण्यतिथि है इस दिन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। ठीक, परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। ठीक, तो मोक्ष प्राप्ति को कहा जाता है क्या, महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त के अनुसार, देखिए महापरिनिब्बाण सुत्त ये जो है पाली भाषा में लिखा गया है, इसलिए जो संस्कृत है महापरिनिर्वाण उसका अपभ्रंश रूप आ गया है यहां पर। ठीक,
इसके अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। तो ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण। ये संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध से। लेकिन महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को। आइए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत के महू में हुआ था। आपको ये डेट देखकर कुछ याद आ रहा है? 14 अप्रैल को पंचायतों की मीटिंग कराई जाती है, आपको पता होगा, है ना? ठीक। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री भी थे। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ फैक्ट जो होते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर भीमराव से संबंधित, तो उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने 1920 में एक पाक्षिक समाचार, पाक्षिक का मतलब होता है हर 15 दिन में एक पक्ष होता है 15 दिन का, ठीक है? तो पाक्षिक एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम क्या था? मूक नायक। इसकी शुरुआत की थी इन्होंने, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। ठीक। इसके अलावा वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक। क्वेश्चन इतिहास में पूछेगा कि वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा किसे साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा, महाड़ सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो है ना? ये मार्च 1927 में हुआ था। महाड़ एक जाति होती है, उसके हितों की रक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, आपको पता होगा। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित। आपके एग्जाम के लिए हर एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है हॉर्नबिल महोत्सव। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य है नागालैंड। इस नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। असल में हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम होता है। ठीक, तो इसी के नाम पर मनाया जाता है क्या? हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति, जीवन शैली और व्यंजन रुचियों को दर्शाता है। यह नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा महोत्सव है और आमतौर पर 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार को हॉर्नबिल कहा जाता है और इसे धनेश पक्षी, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल पक्षी के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है और यह नागा जनजातियों की संस्कृति और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो हॉर्नबिल पक्षी है, ये जो नागा जनजाति है, आपको पता होगा कि नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। तो इनकी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है कौन? हॉर्नबिल पक्षी। इसीलिए इस त्योहार को नाम दिया गया है हॉर्नबिल महोत्सव। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है पुनीत सागर अभियान। देखिए, सागर शब्द सुनते ही हमको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें नौसेना भाग ले रही होगी। ठीक है, इस अभियान में नौसेना के जो जवान हैं वो शिरकत कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अभियान है ये आयोजित किया जा रहा है एनसीसी के द्वारा, नेशनल कैडेट कोर, आपको पता होगा, है ना? इसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक, ये प्रारंभ होगा 1 दिसंबर 2021 से, यानी कि अब आज जब ये वीडियो डल रहा है तो ये अभियान जो है वो प्रारंभ हो चुका है और अभी चल रहा है। आयोजन करता है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। उद्देश्य है इसका समुद्र तटों को प्लास्टिक व अन्य कचरे से मुक्त करना।
स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ी के बीच स्वच्छ समुद्र तट के महत्व का संदेश का प्रचार प्रसार करना इस पुनीत सागर अभियान का लक्ष्य है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि महीने भर चलने वाली इस गतिविधि में 127 तटीय क्षेत्र एनसीसी इकाइयों के कुल 3.40 लाख कैडेट भाग लेंगे। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, एनआईटी कोझिकोड और एनआईटी पुदुचेरी, ये 4 संस्थाएं जो है इनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसको याद रखना है आपको। कौन कौन से? एक चेन्नई का आईआईटी, दूसरा आईआईटी मुंबई, तीसरा है एनआईटी कोझिकोड और एनआईटी पुडुचेरी। ठीक, 2 एनआईटी हैं और 2 आईआईटी हैं। ठीक, तो याद रखिएगा पुनीत सागर अभियान ये संचालित किया जा रहा है एनसीसी के द्वारा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अंतरराष्ट्रीय टॉपिक में एक महत्वपूर्ण घटना अभी हाल ही में हमको दिखी है। वो कौन सी है? आंग सान सू की। ठीक है, असल में ये की है। ठीक, असल में ये लिखा रहता है CHI, तो इसको कुछ लोग की पढ़ते हैं, कुछ लोग ची पढ़ते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही है। आंग सान सू की को 4 साल कैद। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और उस तख्ता पलट के बाद ये जो आंग सान सू की है, ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया है। ठीक, क्यों डाला गया है देखते हैं। म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। वे म्यांमार राष्ट्रीय आपदा कानून के अंतर्गत महामारी से जुड़े कोविड-19 नियमों का उल्लंघन और सैन्य शासन के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ाने की दोषी पाई गई हैं। तो 2 प्रकार के इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं। पहला, महामारी से जुड़े कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करना और दूसरा है सैन्य शासन के विरुद्ध जनाक्रोश भड़काना। आंग सान सू की के विरुद्ध सजा की यह पहली कड़ी है। वे 11 आरोपों का सामना कर रही हैं। तो याद रखिएगा, केवल ये 2 नहीं है बल्कि कुल 11 आरोप इन पर लगे हैं। उन्होंने सभी आरोपों से इंकार किया। अब जाहिर सी बात है, अपना बचाव करना है तो ये तो बोलेंगे कि मैं निर्दोष हूं। ठीक, अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को भी दोषी पाया और उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। तो याद रखिएगा, वहां के जो राष्ट्रपति थे विन माइंट, उनको भी जेल में डाल दिया है 4 साल के लिए। इस वर्ष 1 फरवरी को नई संसद की बैठक से पहले सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने से पहले जनतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली आंग सान इस समय हिरासत में। देखिए, इनके पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक जनतांत्रिक पार्टी थी जिसका अभी हाल ही में पतन हो गया है और म्यांमार में सत्ता पर कब्जा हो गया है किसका? सेना का। ठीक है, आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को नवंबर 2020 के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत मिला था। ये जीत गई थी, लेकिन इन पर आरोप लगाया गया कि आपने चुनाव में बहुत ज्यादा हेरफेर करी है ना। आंग सान सू की पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा है। ठीक, तो इनके ऊपर यह आरोप लगाया कि आप गलत माध्यमों का प्रयोग करके ये चुनाव जीती हैं। ठीक है, ये तख्ता पलट होने के बाद इन पर चार्ज लगाया गया है। तो याद रखिएगा, इनको अभी मिली है 4 साल की सजा और इनके साथ जो विन माउंट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति थे जो, उनको भी 4 साल के लिए कैद में डाला गया है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के कुछ खबरों को भी कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला खबर जो है वो है डेयरी उद्योग से संबंधित एक उद्यमी है श्रीमती माधुरी मुन्ना जंघेल। इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर केंद्रीय पशुपालन और मछली पालन मंत्री श्री संजीव बालियान ने छुई खदान विकासखंड के श्रीमती माधुरी मुन्ना जंघेल को आनंद, गुजरात में, आपको पता होगा आनंद में ही है क्या? अमूल। गुजरात में
राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। श्रीमती माधुरी मुन्ना जंघेल को भारतीय नस्ल की उन्नत डेयरी फार्मिंग की श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। वे तृतीय स्थान पर चयनित हुई और उन्होंने 3 लाख रुपए की राशि सम्मान के रूप में प्राप्त हुई है। इनको 3 लाख रुपए की राशि जो है वो सम्मान राशि के रूप में मिली है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत उन्हें शासन से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि मिली। ठीक है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत जो डेयरी से संबंधित लोग हैं, जो डेयरी लगाना चाहते हैं, उनको अनुदान मिलता है कितने का? शासन के द्वारा 1 लाख रुपए का। ठीक, तो अभी हाल ही में किसको मिला? श्रीमती माधुरी मुन्ना जंघेल को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से, किसके द्वारा? तो केंद्रीय पशुपालन और मछली पालन मंत्री के द्वारा दिया गया है। और कहां दिया गया है? तो याद रखिएगा, अमूल, ठीक है, यानी आणंद गुजरात में यह अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है नगरीय निकाय निर्वाचन 2021। आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे नगरीय निकायों में चुनाव होना है, तो इन निर्वाचन के लिए, इन सभी निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए कुछ नई शर्तें जो हैं इसमें जोड़ी गई हैं। कौन सी शर्तें हैं? आइए देखते हैं। तो अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु पृथक बैंक खाता खुलवाना होगा। ठीक है, यानी जो कैंडिडेट इस चुनाव में खड़ा हो रहा है उसको एक पृथक बैंक खाता जो है ये खुलवाना होगा और उसका पैसा ही केवल वो खर्च पाएगा। किस पर्पस के लिए? निर्वाचन व्यय के लिए। यानी चुनाव में होने वाला पूरा खर्च उसी अकाउंट से ही होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु एक पृथक बैंक खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से खोला जाना है। यह खाता उस तारीख जिसको अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है उससे कम से कम 1 दिन पूर्व खोला जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी ने अकाउंट नहीं खोला है, ठीक है, तो उस स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी करेगा। देखिए, है क्या बेसिकली, एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे चुनाव का जितना खर्चा है वो उसी अकाउंट से होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस प्रकार का अकाउंट खुलवाता है तो उसको कम से कम उस तारीख के 1 दिन पहले तक ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिस तारीख को वो अपना नामांकन दर्ज करता है। ठीक है, यही बोला जाए नामांकन फिल करता है। यदि उस स्थिति में उसने अपना जो अकाउंट है वो नहीं खुलवाया है तो उस स्थिति में जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक है, चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा कि वो जो अभ्यर्थी है उसको एक नोटिस जारी करेगा जिसमें बात कही होगी कि आप चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करिए। ठीक, और इसमें क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। पार्षद पद हेतु न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष है। निकाय में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वार्ड से पार्षद का अभ्यर्थी हो सकता है। ठीक है भाई, प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु एक प्रस्तावक होगा। प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही मतदाता होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रारूप 3 में शपथ प्रस्तुत करना होगा। आपको पता होगा कि जब नामांकन भरा जाता है तो उस समय शपथ पत्र भी डाला जाता है, तो यह शपथ पत्र भी डाला जाएगा। पार्षद पद हेतु निक्षेप यानी प्रतिभूति की राशि जो है नगर पालिका क्षेत्र हेतु 3000 रुपए निर्धारित की गई है। यानी कि अगर कोई वार्ड नगर पालिका वाले क्षेत्र में पड़ता है तो उसके लिए प्रतिभूति की राशि कितनी होगी? 3000 रुपए होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थियों हेतु उक्त राशि 50% अर्थात आधी कितनी हो जाएगी? 1500 रुपए। ठीक है, पार्षद पद हेतु व्यय सीमा नगर पालिका हेतु 1,50,000 रुपए निर्धारित है। तो अधिकतम कोई कैंडिडेट चुनाव पर खर्च कितना कर सकता है? तो याद रखिएगा 1.5 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। ठीक है, पार्षद पद के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व बैंक खाता
निर्वाचन के प्रयोजन हेतु अनिवार्य होगा, यानी एक ऐसा अकाउंट कंपलसरी होगा जिससे ही पूरा निर्वाचन का खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है श्री विल्सन तिर्की। चर्चित व्यक्तित्व से हैं, क्यों चर्चा में है आइए देखते हैं। युवा चित्रकार श्री विल्सन तिर्की ने चित्रकारी के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बनाया है। जशपुर जिले के कुनकुरी निवासी श्री तिर्की आकर्षक 3D पेंटिंग से संबंधित हैं। पिछले 10 वर्षों से कला क्षेत्र में काम करते हुए श्री विल्सन ने दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में 3D वॉल पेंटिंग, 3D एम्बोस्ड पेंटिंग का प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई है। श्री विल्सन ने विकासखंड स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है और वे जिला युवा महोत्सव जशपुर हेतु चयनित हुए हैं। ठीक, इनकी पेंटिंग देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 पेंटिंग है ना, ये एक पेंटिंग है और ये है विल्सन तिर्की, ये युवा चित्रकार हैं, है ना, यहां पर आप देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक, राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने यह अवार्ड ग्रहण किया है। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तक, साहित्य एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ ही सुगम्य पुस्तकालय अंतर्गत ई पुस्तकालय में ऑनलाइन शिक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ब्रेल प्रेस बिलासपुर को नेशनल अवार्ड दिया गया। तो 3 अवार्ड मिले हैं, उसमें पहला किसको मिला? ब्रेल प्रेस बिलासपुर को। ठीक, अगला अवार्ड किसको मिला देखते हैं। नवा रायपुर अटल नगर में दिव्यांगजनों के लिए सड़क, भवन, सार्वजनिक स्थल तथा अन्य स्थानों पर बाधा रहित वातावरण निर्माण करने, दिव्यांगजनों के लिए शौचालय आदि का निर्माण करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो यह है दूसरा पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। तीसरा है समता कॉलोनी रायपुर में नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नुक्कड़ टी कैफे का संचालन कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। आप यहां जाके देखिए एक बार, ठीक है। यहां पर जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो श्रवण बाधित है, वो बहरे हैं, लेकिन वो इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैफे को पुरस्कृत किया गया है दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है उनका भला हो रहा है, उनके लिए आय का स्रोत बन गया है ये, ठीक। चलिए, तो ये है तीसरा पुरस्कार। तो 3 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। पहला ब्रेल प्रेस बिलासपुर को मिला है, यहां पर हमने देखा। दूसरा मिला है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को, और तीसरा मिला है नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP को, ठीक है। ये कहां है? समता कॉलोनी रायपुर में है। देखिए ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, और हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अनिला भेड़िया जी, वो इसको ग्रहण कर रही हैं, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पराग मोहले, सुंदर पिचाई, उमेश वर्धन या पराग अग्रवाल। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? देखिए ये चेरी ब्लॉसम का फूल होता है, ये टहनी होती है ना। कहां आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय एथलीट निकाय वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या MC मैरी कॉम। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की पुण्यतिथि को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य या लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल
आयोजित किया जाता है? देखिए ये है हॉर्नबिल पक्षी, स्पष्ट देख पा रहे हैं आप, इसको बोला जाता है हॉर्नबिल पक्षी। देखिए यहां पर सिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है हॉर्नबिल। ठीक, तो कहां आयोजित किया जाता है भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का है कि किस डेयरी उद्यमी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्रीमती ममता राकेश जंघेल, श्रीमती माधुरी मुन्ना जंघेल, श्रीमती माधुरी लांजेवार या श्रीमती सुरेखा चंद्राकर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है नगर पालिका हेतु पार्षद पद हेतु निक्षेप यानी प्रतिभूति की राशि कितनी होती है? ऑप्शन है 3,500 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए या 4,000 रुपए। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित युवा श्री वेल्सन तिर्की किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकारी, मूर्तिकला, आर्किटेक्चर या आदिवासी नृत्य कला। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 29 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक के राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।